हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एडजस्टमेंट एंट्रीज। चलो, ये लास्ट पार्ट है हमारे जर्नल और लेजर का। ध्यान से सीखेगा। क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री अनयूज्ड स्टॉक वर्थ ₹15,000। इसका मतलब क्या होता है? देखो, एक बात सीखो। हम लोग जो अकाउंट्स की बुक्स बनाते हैं, हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसको हम लोग अपना ईयर मानते हैं। भाई, ये एक साल का टोटल पीरियड है। ये इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का साल मानते हैं। बाकी फॉरेन कंट्री में जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ये लोग जैन से दिसंबर मानते हैं। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। हम लोग हमारा ईयर क्या मानते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च। यानी कि जब मैं बोल रहा हूँ कि क्लोजिंग स्टॉक बोला है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है कि 31 मार्च के दिन मेरे गोडाउन में, मेरे वेयर हाउस में, मेरी दुकान में कितना माल पड़ा है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। नहीं तो आप इन्वेंट्री भी बोल सकते हो। यानी कि भाई इतना माल अभी तक पड़ा है, इसको बोलते हैं अनयूज्ड स्टॉक विच इज़ वर्थ ₹15,000। भाई अभी तक हमने उसको यूज़ नहीं किया है बेचने के लिए। बराबर 15,000 रुपये का स्टॉक पड़ा है, तो जो स्टॉक पड़ा है आपको उसको ट्रांसफ़र करना होगा। एकदम नई चीज़ है ये। एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, सॉरी, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग फाइनल अकाउंट चैप्टर तक पहुंचेंगे। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना हो गया? 15,000। और यहाँ पर भी आ जाएगा 15,000। बात समझ में आ गई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। का मतलब क्या होता है? देखो, आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि मैंने खर्चा तो कर लिया मगर मैंने पेमेंट नहीं किया। फॉर एग्जांपल, मेरे ऑफिस में 5 एम्प्लॉयज़ हैं। 5 एम्प्लॉयज़ है, सबको मैं सैलरी देता हूँ 10-10 हज़ार रुपये। सबको सैलरी देता हूँ 10-10 हज़ार रुपये। एक महीना पूरा ख़त्म हो गया। अब मुझे 50,000 रुपये मेरे सारे एम्प्लॉयज़ को देना है टोटल। तो मैं ही बोलता हूँ कि भाई सैलरी एक्सपेंस तो हो चुका, बट पैसे देना बाकी है। अगर मैं आप लोग को बोलता हूँ कि भाई सैलरी एक्सपेंस पेमेंट की एंट्री करो, तो आप लोग क्या बोलोगे? भाई बहुत आसान है। एक्सपेंस की एंट्री, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। एकदम सही। भाई पैसे दे दिए, खर्चा हो गया, बात ख़त्म। मगर यहाँ पर बोल रहे हैं सैलरी ड्यू टू स्टाफ 25,000। इसका मतलब भाई मैंने उससे काम तो करवा लिया, बट मैंने उसे 25,000 रुपये अभी तक दिए नहीं, ड्यू हो चुके हैं। ड्यू होने का मतलब क्या है? काम मैंने उससे करवा लिया, 25,000 रुपये चुकाना बाकी है, अभी तक सैलरी दी नहीं है मैंने। तो अगर मैंने सैलरी नहीं दी तो क्या मैं कैश अकाउंट लिख सकता हूँ? आप बोलोगे नहीं, जब पैसे दिए ही नहीं तो भाई किस बात का कैश अकाउंट? तो कैश अकाउंट हट जाएगा। तो फिर आएगा क्या? आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि अब मेरी लाइबिलिटी है, मेरे पे कर्जा है मेरे एम्प्लॉय का, मुझे 25,000 रुपये चुकाने हैं। तो मेरी एंट्री बन जाएगी पहली, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। एकदम ध्यान से समझना। सैलरी अकाउंट का मतलब है ये मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैंने बेनिफिट ऑलरेडी उठा लिया है, मेरे स्टाफ ने एक महीना काम कर दिया है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्यों? क्योंकि अभी मेरी लाइबिलिटी है, मैंने पैसे नहीं चुकाए हैं मेरे स्टाफ के। तो यहाँ पर आ जाएगा 25,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 25,000 रुपये। चलो भाई आगे बढ़े। रेंट ₹2,000 पर मंथ, बट द रेंट ऑफ लास्ट मंथ इज़ अनपेड। भाई आखिरी महीने का रेंट ही नहीं दिया, तो भाई सेम ही एंट्री है, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कितना बाकी है? 2,000 रुपये। तो 2,000, 2,000। बात आ गई समझ में? एकदम सरल। देखो, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? अब मैंने अगले महीने का रेंट या अगले साल का रेंट ना मैंने आज ही दे दिया, तो इसको मैं बोलता हूँ प्रीपेड रेंट। कि भाई भविष्य में पेमेंट जो करनी थी मैंने सारी पेमेंट आज ही कर दी। तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे? भाई भविष्य के खर्चे थे, आज ही पैसे चुका दिए, तो ये क्या बन गया मेरे लिए? असेट। हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था, ये बन जाता है प्रीपेड एक्सपेंस। यहाँ पे क्या है? आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 3,000 वॉज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर।
तो क्या लिखोगे, प्रीपेड रेंट, क्योंकि मैंने पहले पैसे दे दिए, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट 3000 टू रेंट एक्सपेंस, या खाली रेंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3000, बस इतना पता रहे कि खाली रेंट का मतलब है ये मेरा एक्सपेंस है और प्रीपेड रेंट का मतलब है ये मेरा असेट है। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। देखो, इंटरेस्ट इनकम, अक्रूड इनकम और इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। देखो क्या होता है अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है। आप ये भी बोल सकते हो अक्रू हुआ, या आप ये भी बोल सकते हो इनकम अर्न किया बट रिसीव नहीं किया। इसका मतलब क्या है, मैंने ना मेरे दोस्त को 1 लाख रुपए दिए, उसने कहा मैं 1 साल बाद तुझे ब्याज भी दूंगा और पैसे भी दूंगा, यानी कि टोटल कितने रुपए देगा, 1 लाख रुपए तो भाई मेन अमाउंट, और उसने कहा मैं इंटरेस्ट दूंगा तुझे 4000 रुपीज़। तो मैंने कहा ठीक है भाई 4000 रुपये दे देना। 1 साल बीत गया पूरा का पूरा, तो मैं क्या बोलता हूँ भाई मैंने इस साल 4000 रुपये कमाए, मेरे दोस्त से 4000 रुपये कमाए। मेरा दोस्त आया, उसने कहा यार 2-4 दिन का और टाइम देना, मैं तुझे 4000 रुपये 2-4 दिन में दे दूंगा। मैंने कहा ठीक, बट ये बात सोचो, मैंने 4000 रुपये तो कमा लिए, इसका मतलब आई हैव अर्नड द इनकम। मैं बोल सकता हूँ इनकम इज़ अर्नड, बट क्या मुझे इनकम मिल चुकी है? नहीं, इनकम अभी मिली नहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, या फिर अक्रूड इनकम, कि भाई पैसे कमा तो लिए बट अभी तक पैसे मिले नहीं। तो यहाँ पे पहला क्या है हमारे पास, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 4000, इसका मतलब कमाई तो हो गई, पैसे मिले नहीं, मिलने बाकी हैं। भाई मिलने बाकी है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इंटरेस्ट रिसीव्ड या फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल? अगर मिलने बाकी है तो मैं बोलता हूँ इंटरेस्ट रिसीवेबल। इंटरेस्ट रिसीवेबल है, मेरे लिए तो असेट हुआ क्योंकि पैसे मिलने बाकी हैं, तो मैं क्या लिखता हूँ, इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और इनकम का नाम क्या है, टू इंटरेस्ट इनकम, टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट। भाई कितने रुपए, 4000 4000। सर ये एंट्री तो देखी देखी लग रही है। एंट्री देखी देखी नहीं लग रही है, ये कहानी सुनी सुनी लग रही है। क्यों? देखो, मान लो कि मैंने माल उधार में बेचा होता, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में सेल्स के वीडियो में कवर कर लिया है, मैं आपको रिकैप करवा रहा हूँ। मान लो मैंने माल उधार में बेचा है रमेश को, तो मैं क्या लिखता हूँ, भाई पैसे तो मिले नहीं, तो मैं लिखूंगा भाई रमेश से पैसे लेने हैं, तो मैं लिखता था रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसका मतलब क्या था, रमेश से पैसे लेने हैं और मेरी इनकम हुई है। क्या कारण है इनकम का? क्योंकि मैंने सेल किए गुड्स की, वही यहाँ पे है, मुझे इनकम हुई है। क्या कारण है? इंटरेस्ट इनकम है। अच्छा, जो इनकम हुई है मिल गया या मिलना बाकी है? मिलना बाकी है, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल। अगर यहाँ पर लिखा होता कि इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम राम, श्याम और किसी का भी नाम, तो हम लोग उसका नाम लिख देते, बट नाम नहीं दिया है तो हमने लिख दिया इंटरेस्ट रिसीवेबल। बात समझ में आ गई? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अक्रूड इनकम 500, अक्रूड इनकम में भी सेम ही चीज़ है, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। अच्छा, इनकम का नाम ही नहीं दिया तो सीधा सीधा इनकम ही लिख दो, इनकम 500 रुपये 500 रुपये, सरल। चलिए भाई अगली पॉइंट पे बात करते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अरे भाई पिछले पॉइंट में हमने सीखा था कि इनकम कमा लिया पर पैसे मिले ही नहीं, अब बोल रहा है कि पैसे मिल गए आज ही, मगर अभी तक आपने कमाए नहीं। ध्यान से समझो ये क्या बोल रहा है। मान लो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, अब जब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो मैंने पूरा 1 महीना बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया, फिर उसने मुझे मेरी ट्यूशन की फ़ीस दे दी, तो मैं क्या बोलूँगा, मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मैंने सर्विस दी और फिर मुझे पैसे मिले। इसका मतलब मैंने पैसे कमाए और मुझे पैसे मिल गए, ये तो एकदम नॉर्मल बात है। उसके बाद इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या? एक बच्चा मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि सर मैं आपको 12 महीने की फ़ीस आज ही दे देता हूँ, फर्स्ट डे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो फर्स्ट डे पैसे मिल गए। एक बात बताओ, मैंने उससे पैसे तो ले लिए, लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो पूरे के पूरे पैसे मेरे इनकम हो गए? एकदम नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मुझे अभी पूरे साल सर्विस देना बाकी है। जब मैं पूरे साल उसे सर्विस दे दूंगा तब मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने ये पैसे कमाए। तब तक मुझे क्या बोलना होगा, मुझे ये पैसे मिल तो गए, आई हैव रिसीव्ड द मनी बट आई हैव नॉट अर्नड द मनी। बेटर लैंग्वेज में कहूँ तो आई हैव रिसीव्ड द इनकम बट आई हैव नॉट अर्नड द इनकम। इसका मतलब, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। रिसीव्ड कमीशन ऑफ ₹10,000 बाय चेक, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। यानी कि भाई चेक कितने का मिला, 10,000 का, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर चेक इन
हैंड आया अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये का, ठीक है भाई। आधा एडवांस है और आधा इसका मतलब है मैंने कमा लिया। देखो जो मैंने कमा लिया उसके लिए तो मैं लिख दूंगा ठीक है भाई ये तो मेरी कमीशन की इनकम हो गई, और आपको पता है ये सारी इनकम क्रेडिट होता है, तो टू कमीशन इनकम, ठीक है भाई क्रेडिट हो गया। अब जो एडवांस में मिला वो भी तो मेरे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि अभी तो एडवांस में मिल गया मगर मुझे उसकी सर्विस तो देनी होगी। तो याद रहे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज ऑलवेज लाइबिलिटी। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। देखो ध्यान से, है दोनों कमीशन ही, बट ये कमीशन है इनकम, और ये वाला जो कमीशन है विच आई हैव रिसीव्ड इन एडवांस दैट इज माई लाइबिलिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,000, क्योंकि आधा बोला है, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस। आगे बढ़े। अब कस्टमर पेड ₹2 लाख इन एडवांस, गुड्स विल बी सेंड टू हिम आफ्टर 2 वीक्स। मतलब उसने भाई 2 लाख रुपए तो आज ही दे दिए, मगर गुड्स उसको हम लोग 2 हफ्ते बाद भेजेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं भाई, हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं मुझे 2 लाख रुपए तो मिल ही गए, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख। अब मेरी लाइबिलिटी है उस कस्टमर के लिए, तो कस्टमर का नाम तो दिया नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू कस्टमर 2 लाख रुपए। बात आ गई समझ में। जब गुड्स भेजेंगे तो लिख देंगे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सरल एकदम। चलो भाई आगे बात करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, डेप्रिसिएशन। ऐसे तो पूरा चैप्टर है हमारे पास डेप्रिसिएशन पे, और हम लोग वहाँ पे डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ आप लोग को। हमारे पास जो भी फिक्स्ड एसेट होते हैं, फर्नीचर हुआ, मशीन हुआ, कंप्यूटर हुआ, लैपटॉप हुआ, जो भी चीज़ें हमारे बिजनेस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग को पता है भाई समय के साथ साथ चीज़ें ख़राब तो होगी। फर्नीचर में दीमक पड़ जाती है धीरे धीरे, मशीन में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, हर चीज़ धीरे धीरे ख़राब होती है। जब हर चीज़ को हम लोग यूज़ करते रहते हैं और वो धीरे धीरे ख़राब होती है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, देयर इज़ अ कंटिन्यूस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट। भाई लगातार उसकी कीमत घटती रहती है। कीमत के घटने को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन, कि भाई कीमत घट रही है, कीमत रिड्यूस हो रही है, कीमत डेप्रिशिएट हो रही है। अगर मान लो किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कीमत एप्रिशिएट हो रही है। अगर घट रही है तो कीमत डेप्रिशिएट हो रही है। अब आप लोग बताओ, जब कीमत डेप्रिशिएट हो रही है तो ये तो हमारे लिए घाटा हो गया भाई, एक्सपेंस मान लो या लॉस मान लो, तो घाटा तो हुआ, तो हम लोग एंट्री क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कि भाई डेप्रिसिएशन तो हुआ। अब भाई देखो किस किस पे हुआ, एक तो फर्नीचर और दूसरा मशीन। वो बोल रहा है कि फर्नीचर की भी कीमत घटी और मशीन की भी कीमत घटी, तो मैं क्या लिखूंगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। सबसे पहले तो टू फर्नीचर, तो पहली एंट्री में लिखा टू फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू घटी, फर्नीचर मेरा असेट, तो भाई कितनी वैल्यू घटी, 70,000 मल्टीप्लाई 10%, तो भाई 7,000 रुपये से फर्नीचर की वैल्यू घट गई। अच्छा जी, दूसरी एंट्री क्या बोल रही है, दूसरा बोल रहा है मशीन डेप्रिशिएट हुआ, तो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, क्योंकि भाई मशीन की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, टू मशीनरी 1 लाख इंटू 5%, 1 लाख इंटू 5%। अच्छा इसका मतलब क्या है, 1 लाख रुपए की मशीन थी, अब उसकी कीमत घट गई है 5% से, तो यानी कि भाई 5,000 रुपये से उसकी कीमत घट गई, तो मैंने 5,000 रुपये मशीन में क्रेडिट कर दिए। अब मेरे से अगर कोई पूछे मेरे मशीन की आज वैल्यू कितनी है, तो मैं क्या बोलूँगा, भाई मैंने लाख रुपये में ख़रीदी थी, 5,000 से वैल्यू घट गई, तो अब मेरे मशीन की वैल्यू बची है 95,000। वैसे ही मेरे फर्नीचर की वैल्यू मैंने जब खरीदी थी तब थी 70,000, आज फर्नीचर की वैल्यू 7,000 से कम हो गई, तो भाई आज की तारीख में फर्नीचर की वैल्यू है 63,000। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े। देखो और दो एकदम छोटे टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो क्या होता है कि हम जब भी किसी को पैसे देते हैं तो हम लोग उससे इंटरेस्ट लेंगे, जाहिर सी बात है। अगर हम लोग लोन देते हैं तो फिर हम उस लोन पे इंटरेस्ट लेंगे। वैसे ही मालिक ने बिजनेस को कैपिटल दिया है। फर्स्ट एंट्री याद करो हम लोगों ने क्या सीखी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, व्हेन कैश इज इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। भाई ओनर ही तो पैसे लाया ना धंधे में। अब हम लोग क्या बोल रहे थे, मैं तो बिजनेस के हिसाब से जर्नल एंट्री पास करूंगा,
तो भाई बिजनेस के हिसाब से जब एंट्री पास कर रहा हूँ तो मुझे एंट्री क्या पास करनी पड़ी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ₹1200, मतलब कैपिटल ओनर ने दिया बिजनेस को। देखो ध्यान से, एक तो ये है ओनर हमारा, और यहाँ पर है हमारा बिजनेस आर्ट्स। अब आर्ट्स जो हमारा बिजनेस है ना, ओनर ने कैपिटल लाया था, वो मान लेते हैं 1,00,000 रुपए का कैपिटल लाया था, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अब आर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोच पा रहे हो तो धंधा सोच रहा है क्या कि मैंने ओनर से उधार लिया 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो अब आर्ट्स उधार पे भाई इंटरेस्ट तो चुकाना होगा, तो इसका नाम था कैपिटल दिया 1,00,000, तो आर्ट्स क्या देगा इसको, ओनर को देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बात आ गई समझ में। आर्ट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब दे रहा है तो ये बात सोचो, ये जब पैसे इसको दे रहा है तो आर्ट्स के लिए क्या हुआ, आर्ट्स के लिए तो खर्चा हुआ, भाई चुकाने पड़ रहे हैं पैसे, तो आर्ट्स ने एंट्री पास की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट, क्योंकि ये हमारा खर्चा है, डेबिट 1200 टू किसको देना है, ओनर को देना है। ओनर का अकाउंट तो ऑलरेडी बिजनेस में बनता ही है, अरे कहाँ बनता है, पहली एंट्री में ही, राम्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। भाई कैपिटल अकाउंट किसका है, ओनर का है, तो इसने सीधा सीधा वो पैसे ऐड कर दिए ओनर के कैपिटल अकाउंट में। कितने रुपए हैं, 1200 रुपये। बात समझ में आ गई, एकदम इजी। एकदम इसी के एक ऑपोजिट बात है, देखो ध्यान से। अब मान लो ओनर यही है, ये रहा आर्ट्स, ठीक है भाई। ओनर को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई, तो ओनर ने कुछ पैसे विड्रॉ किए, तो ओनर को पैसों की ज़रूरत थी, तो आर्ट्स ने कहा ठीक है मैं तुझे कुछ पैसे दे देता हूँ। हम लोगों ने एंट्री पढ़ी थी कैश विड्रॉन बाय दी ओनर, तो ओनर ने ना पैसे निकाल लिए, मान लेते हैं 2,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये निकाल लिए। जब ओनर आर्ट्स में कैपिटल लाता था तो आर्ट्स इसको इंटरेस्ट देता था। अब जब ओनर ने पैसे विड्रॉ कर लिए आर्ट से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, कि भाई ये तो ड्राइंग्स हो गई। 2,00,000 रुपये विड्रॉ कर लिए ओनर ने, तो जो विड्रॉ किए ना, अब उस ओनर को उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चुकाना होगा आर्ट्स को, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि मान लो 300 रुपये दिया है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कौन दे रहा है किसको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओनर दे रहा है आर्ट्स को। हम लोग एंट्री किसके हिसाब से पास करते हैं, आर्ट्स के हिसाब से। अब आर्ट्स के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इनकम, इनकम क्रेडिट होता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जितनी भी इनकम थी हमने उसके कैपिटल अकाउंट में से रुपए काट लिए, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 300। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है जब हम लोग 12th क्लास की चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, जब हम लोग पार्टनरशिप का अकाउंट सीखेंगे तब। अभी हम लोग सोल प्रोप्राइटर का सीख रहे हैं कि भाई जब अकेला मालिक है, जब पार्टनर्स वगैरह आएंगे तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे खूब सारी बातें होंगी। चलिए, ये तो सारी बातें हो गई जर्नल एंट्रीज़ की। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे आप लोग को बताना है, वो ऐसे है, देखो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि ट्रांसफ़र एंट्री बोल के एक चीज़ आएगी आगे फाइनल अकाउंट्स में। मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी एक्सपेंस पेड ₹100 विल बी जर्नलाइज्ड एज। हमको पता है भाई सैलरी है तो एंट्री क्या होगी, सैलरी टू कैश, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिख दिया। पर व्हेन वी ट्रांसफर द एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपेंस विल बी क्रेडिटेड एंड द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सैलरी। यानी कि जब भी कोई अकाउंट बना तो हमने अगर बनाया सैलरी टू कैश, जब भी वो ट्रांसफ़र होगा तो वो उसका उल्टा हो जाएगा। सैलरी यहाँ डेबिट हुआ, अब सैलरी हो जाएगा क्रेडिट। इसलिए जो अकाउंट्स पहले क्रेडिट होते हैं वो बाद में डेबिट हो जाएंगे। अगर कोई भी इनकम है वो क्रेडिट होती है, वो P&L में जाके डेबिट हो जाएगी। P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों में ये डाउट आ जाता है कि भाई एक्सपेंस तो हमेशा डेबिट होता है। याद रखो, हमेशा डेबिट नहीं होता है। एक्सपेंस जब पे होगा या फिर जब एक्सपेंस इनकर होता है, एक्सपेंस हुआ आज, तो एक्सपेंस डेबिट होता है। बट जब फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे कि लास्ट दिन में क्या क्या एंट्री पास करनी है बिजनेस के, तो सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स को क्लोज करना पड़ता है, सारे अकाउंट्स को। तब जर्नल एंट्री में उल्टा हो जाता है, सैलरी जो डेबिट हुआ उसको क्लोज करना होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इन सब के बारे में हम लोग फाइनल अकाउंट्स में बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो
कि कोई भी रूल ऐसा नहीं है कि हमेशा डेबिट ही होगा, हमेशा क्रेडिट ही होगा, असेट हमेशा डेबिट ही होगा, असेट हमेशा या लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होगी, ऐसा नहीं है। रूल्स को एकदम ध्यान से समझो। असेट बढ़ता है तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। सैलरी या एक्सपेंस इनकर हुआ तो डेबिट, जब ट्रांसफर होगा तो क्रेडिट। ठीक है, चलो जर्नल यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच।